गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस होते क्या हैं। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बीम, द shear force and bending moments are set up at all section of the beam। जब किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल बीम पे लगता है तो बीम के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है और शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी सेटअप होते हैं। शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम के अंदर डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि मटेरियल को एक रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ता है, यानी एक प्रतिरोध उत्पन्न करना पड़ता है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। जो भी स्ट्रेसेस बेंडिंग मोमेंट और के साथ डेवलप होते हैं उन्हें हम बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो एक तरीके का बीम पे फोर्स लगा, उसके कारण शेयर फोर्स बीम के अंदर आया और बेंडिंग मोमेंट आया, और बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम के अंदर जो स्ट्रेसेस होते हैं उन्हें हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं। अगर हम स्टेट देखें बेंडिंग की कैसी होती है, तो जैसे कि आप देखेंगे एक स्पेसिफिक लेंथ है ए बी, इसमें किसी भी तरह का शीयर फोर्स नहीं है पर बेंडिंग मोमेंट है। तो ए बी के अंदर जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो ए बी वो लेंथ हो गई जिसमें कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है, जिसे कि हम बोलते हैं स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग। जबकि आप देखें बी डी और ए सी में शीयर फोर्स लग रहे हैं, और ए भी ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई भी शीयर फोर्स नहीं है। जब जहाँ पे शीयर फोर्स ज़ीरो होता है और बेंडिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग। अब अगर हमें बीम के अंदर स्ट्रेसेस देखने हैं कि किस तरीके से डेवलप होते हैं, तो ये हम देखेंगे कि बीम के अंदर दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, बेंडिंग और शीयर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट कॉजेज बीम्स टू डिफॉर्म, यानी कि बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम बेंड हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। अब जो टॉप फाइबर होती है, अगर हम बीम को इस तरीके से देखें तो जो टॉप फाइबर होती है उसमें कंप्रेशन होता है। ये देखिए, न्यूट्रल सरफेस में किसी भी तरह का लेंथ में चेंज नहीं होता, जो ये लेंथ जा रही है न्यूट्रल। और न्यूट्रल एक्सिस वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है जो कि न्यूट्रल सरफेस की ट्रांसवर्स सेक्शन के साथ होती है। और जितने भी क्रॉस सेक्शन प्लेन और परपेंडिकुलर होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल सरफेस जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि सेक्शन के अलॉन्ग होती है, और ये होती है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्या क्या अजम्पशन किए जाते हैं प्योर बेंडिंग की स्टेट में। देखिए, प्योर बेंडिंग की स्टेट में कुछ एजम्पशन किए जाते हैं, जैसे कि मटेरियल जो बीम का है उसे हम आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मानते हैं। मीन्स कि सेम डेंसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी है थ्रू आउट। द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेस्ड एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स बेंड इनटू अ सर्कुलर आर्क विद अ कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इलास्टिक लिमिट इज नाउ हियर exceeded during the bending. Young modulus for the material is the same in tension and compression. तो ये कुछ एजम्पशन है प्योर बेंडिंग के लिए। फर्स्ट एजम्पशन है, हम मटेरियल को मानते हैं कि सेम डेंसिटी का और सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है उसमें थ्रू आउट द लेंथ। दूसरा, हम मानते हैं कि बीम इनिशियली स्ट्रेट होती है, मतलब कि बीम में किसी भी तरह की प्री स्ट्रेस नहीं होते, पहले से स्ट्रेस नहीं होते। ठीक है। थर्ड, हम बोलते हैं कि इलास्टिक लिमिट इज़ नाउ हियर एक्सीडेड ड्यूरिंग द बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के टाइम पे इलास्टिक लिमिट की जो लिमिट है मैक्सिमम वो इंक्रीज हो जाती है। मटेरियल का यंग मॉडुलस वो सेम रहता है टेंशन और कंप्रेशन में। और अजम्पशन है वो ये है, द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है यहाँ पर, जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है वो पहले जैसा था बेंडिंग से पहले वैसा ही आफ्टर बेंडिंग रहेगा, यानी ट्रांसफर सेक्शन पे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बेंडिंग का।
There is no resultant force perpendicular to any cross section and all the layers of the beam are free to elongate and contract independently of the layer above or below it. तो ये कुछ assumption है theory of pure bending के, ठीक है। अब अगर हम कुछ बेंडिंग के बारे में assumptions के बाद हम थ्योरी अगर देखना चाहें तो consider a beam subjected to simple bending. Consider an infinite small element of length dx which is apart from the beam. Consider two transverse section AB and CD. ये AB और CD ट्रांसफर सेक्शन वो होता है जो लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब जब बेंडिंग होगी तो ट्रांसफर सेक्शन है जो ये ABCD इस तरीके से दिखेंगे हमें, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बीम की जो लेयर्स हैं वो बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग अलग हो गई। ये देखिए बिफोर बेंडिंग तो ये इस तरीके से लेयर्स चल रहे हैं, अगर हम 3 लेयर देखें, और आफ्टर बेंडिंग इनका शेप चेंज हो गया, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। The layer AC is shortened to AC, hence it is subjected to compressive stress. अगर आप देखें AC लेयर शॉर्ट हो गई है यानी उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और अगर हम देखें BD लेयर इलोंगेट हो गई है यानी कि BD लेयर बढ़ के इतनी हो गई है, तो यानी इसमें टेंसाइल स्ट्रेस है। एक लेयर अपर लेयर शॉर्ट हो रही है और लोअर लेयर क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है यानी लंबी हो रही है, ठीक है। Hence the amount of shortening decreases from the top layer towards bottom and the amount of elongation decreases from the bottom layer towards top. तो अगर हम देखें जो बॉटम लेयर है वो तो इलोंगेट से शॉर्टन हो रही है, और अगर हम टॉप लेयर से देखें तो AC सबसे शॉर्ट है और नीचे जाके इलोंगेट हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहना चाह रहा है कि बीच में एक ऐसी लेयर है जो ना तो इलोंगेट हो रही है और ना ही वो शॉर्ट हो रही है, और इस लेयर को हम न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन है, बेंडिंग के बाद ये इस तरीके से कुछ शेप हो गया A' B' C' D'। अब अगर आप देखें AC स्ट्रेट है, यहाँ पे ये कंप्रेस हो गई यानी शॉर्टन हो गई, और BD क्या हो गई, इलोंगेट हो गई यानी बढ़ गई, ठीक है। तो बीच में एक ऐसी लेयर है NN जिसे हम न्यूट्रल लेयर बोल रहे हैं, जिस पे बेंडिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ठीक है। अब अगर हम देखें न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं हम। फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू अ प्योर बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेसेस जनरेटेड ऑन द न्यूट्रल लेयर इज 0। क्योंकि न्यूट्रल लेयर पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि इस पर किसी भी तरह की स्ट्रेस जनरेट नहीं होते। न्यूट्रल एक्सिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर एंड ट्रांसवर्स सेक्शन। तो न्यूट्रल एक्सिस किन दो सेक्शन का इंटरसेक्शन है, एक तो जो न्यूट्रल लेयर होती है और ट्रांसफर सेक्शन का। अगर हम बीम का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें जो कि प्योर बेंडिंग में है, तो एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इससे अगर आप देखें तो यहाँ आपको वाई डिस्टेंस दिखेगा। NN से y की दूरी पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा E/R, ठीक है। अब हम एक डेरिवेशन निकालेंगे जिसमें हम बेंडिंग स्ट्रेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन निकालेंगे, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ बताया है, ठीक है। देखिए अब इसमें हम कुछ एजम्पशन जो कर रहे हैं, द स्ट्रेस इज इंड्यूस इन द लेयर ऑफ द बीम create compressive and tensile forces. These forces will have moment about neutral axis. The total moment of these forces about neutral axis for a section is known as moment of resistance of the section. देखिए हम ये मान रहे हैं कि बीम की जो लेयर्स इसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो रहे हैं, जिसके कारण कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं इनका कहीं ना कहीं फोर्सेस का ही आगमन होता है, मोमेंट होता है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, वो हम लेंगे। और जो टोटल मोमेंट होगा इन फोर्सेस का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, उसे हम बोलेंगे इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है। जैसे कि हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये वाई डिस्टेंस पे हमने डी वाई सेक्शन लिया है, डी वाई थिकनेस का, ठीक है। तो फोर्स ऑन लेयर कितना होगा, ई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय डी ए हो गया इस टोटल इस स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। अब इस फोर्स का मोमेंट अबाउट एन ए कितना हो गया, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट क्या हो गया, ई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इन सभी फोर्सेस का मोमेंट लेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा m इज इक्वल टू ई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आई, m अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाय आर लिख सकते हैं इसे। तो हमारे पास आ गया m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये आपकी होगी आइलर बर्नौलीज बेंडिंग इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि सेक्शन मॉडुलस एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मीन्स कि इस सेक्शन, अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका, जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी आउटर मोस्ट लेयर हो गई ये, इस आउटर मोस्ट लेयर की जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से उसका, ठीक है। तो वाई मैक्स, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, और वाई मैक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। हैंस मोमेंट आपका हो गया कितना, सिग्मा मैक्स मल्टीप्लाई बाय जेड। एम है यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ये सेक्शन ऑफर कर रहा है मैक्सिमम, जब जेड मैक्सिमम है। हैंस जेड क्या बनाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। क्लियर। तो इसी तरीके से हम सेक्शन मॉडुलस हो गया जेड, जिसे हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और इस आउटर मोस्ट लेयर की जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से वो हो गई वाई मैक्स। ओके। उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने ऑब्वियस ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। अब हम सेक्शन मॉडुलस देखेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जो कि अगर आप देखें बी है इसकी विड्थ और डी इसकी लेंथ है, तो बी डी क्यूब अपॉन 12। वाई मैक्सिमम जो कि हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वाई मैक्सिमम इसकी आउटर मोस्ट लेयर से इसकी दूरी डी बाई 2, तो जेड हो गया बी डी स्क्वायर अपॉन 6 क्यों आई अपॉन वाई मैक्स, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट सेक्शन के सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन। अब इसमें हम पहले आउटर रेक्टेंगल का निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इनर रेक्टेंगल को। तो आउटर